साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या है। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वास्तव में साथियों, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है, सोशल साइंस की वो ब्रांच है जहां आप धन या अर्थ के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को जानते हो। जैसे मांग और आपूर्ति का क्या संबंध होगा, जैसे कर प्रणाली के अंदर कौन सा सिद्धांत काम करेगा, वास्तव में देश को चलाने के लिए कौन कौन से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स काम करेंगे। तो शास्त्र का मतलब कई सारे सिद्धांतों की किताब। जैसे अगर आपको यहां पर बोर्ड पे देखने मिल रहा है कि हवाई जहाज कैसे बनाया जाता है, हवाई जहाज को बनाने की जो इंजीनियरिंग की किताब है, वास्तव में उसे आप शास्त्र कह सकते हो। उसी प्रकार देश को चलाने के लिए जो किताब नियमों के माध्यम से बनाई गई है, दैट इज इकोनॉमिक्स। लेकिन हवाई जहाज बन गया भैया, अब हवाई जहाज को चलाना पड़ेगा, क्रू मेंबर को नौकरी देनी पड़ेगी, टाइम फ्लाइट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टिकट बांटनी पड़ेगी, यानी हमें एक व्यवस्था, एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी। तो वास्तव में जैसे अभी आपने देखा इंडिगो का सिस्टम क्रैश हुआ, वास्तव में इसका अध्ययन करना एक व्यवस्था है, सिस्टम है। उसी प्रकार आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर जब कोई देश चलता है, किसी देश के अंदर रुपया जन्म कितना लेगा, कितने लोग नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, गरीबी को हटाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जीडीपी जीएनपी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं का अध्ययन करना वास्तव में अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो अर्थव्यवस्था देश के अंदर सिस्टम्स का अध्ययन करना है, जबकि सिस्टम को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, नियमों की किताब अर्थशास्त्र है। फॉर एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं कि भैया पैरों के सामने, स्टंप के सामने बॉल लगेगी तो एलपीएलडब्ल्यू आउट माना जाएगा। अरे भैया ओवर थ्रो के रन होंगे नहीं होंगे, फलाना ढिमका, बहुत सारे नियम बनाए जाएंगे। दैट इज अर्थशास्त्र। लेकिन फिर क्रिकेट खेलने में कौन वन डाउन जाएगा, कौन सेकंड डाउन जाएगा, वास्तव में किस प्लेयर को खिलाना है, किसको बाहर रखना है, क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, दैट इज अ सिस्टम। तो उसका अध्ययन करना इकोनॉमी माना जाएगा। अब अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए आपको चार कंपोनेंट या चार पिलर समझने पड़ेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट ये चार पिलर्स ही होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस देश का उत्पादन क्षेत्र या उस देश का प्रोडक्शन सेक्टर। किसी भी देश में सुबह से लेकर शाम तक या तो वस्तुओं का, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, या सेवाओं का, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों का उत्पादन नहीं करता, ना वस्तु पैदा करता है ना सेवाएं पैदा करता है, वही व्यक्ति बेरोजगार माना जाता है। अरे भैया तो देश को चलाना है तो प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है प्रोडक्शन सेक्टर। लेकिन प्रोडक्शन के बाद में इस वस्तु का कोई ना कोई कंजप्शन करेगा, इसे खरीद कर खाएगा। गेहूं पैदा किया है तो खरीदना भी पड़ेगा ना भैया। तो खरीदने वाला अमीर है गरीब है, उसकी परचेसिंग पावर कैसी है, तो खरीदने वाले सिस्टम को हम कहेंगे इस देश का उपभोग क्षेत्र या कंजप्शन सेक्टर। इसे भी समझना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए देश में कुछ मार्केटिंग कंपनीज होंगी, वितरण संस्थाएं मानी जाएंगी। इन वितरण संस्थानों को भी हम तीसरा घटक मानेंगे इकोनॉमी का। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई उत्पादन करता है, कोई कंजप्शन करता है, लेकिन भैया आप मार्केट में जाके कहते हो मुझे अमूल दूध पीता है इंडिया देना, तो बदले में जेब से निकालकर पैसा देते हो ना। जब पैसा दोगे तभी आपके पास कोई वस्तु आएगी। मतलब लेन देन करने के लिए जो विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसका अध्ययन भी इकोनॉमी के अंदर किया जाएगा। जैसे जब आप हड़प्पा काल या उसके बाद के इतिहास को देखते हो तो वहां लेन देन करने के लिए रुपया नहीं है, डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है, वहां वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम के माध्यम से लेन देन होता है। धीरे धीरे मुद्रा का विकास होता है और आज के युग में हम गूगल पे, फोन पे कर रहे हैं। मतलब युग कोई सा भी हो, इकोनॉमी को चलाने के लिए, लेन देन करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जरूरी है, जो किसी भी इकोनॉमी का फोर्थ पिलर माना जाता है। तो मैं आशा करता हूं आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर को समझोगे और इन चार बातों को समझोगे जिस पर कोई इकोनॉमी टिकी होती है। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में जन्म लेता है, सर इस इकोनॉमी या इकोनॉमी के सिद्धांतों को पैदा किसने किया। वास्तव में इकोनॉमी भी सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। तो जैसे जैसे समाज ने खुद को डेवलप किया, इसके नियम भी खुद ब खुद बनते चले गए। लेकिन एक व्यक्ति बड़ा फेमस हुआ इसी बीच में, स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट या दर्शन शास्त्री, जिसका नाम है एडम स्मिथ। वास्तव में एडम स्मिथ को द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है।
1776 में एक पुस्तक लिखते हैं भाई साहब, नाम है वेल्थ ऑफ द नेशन। और इस वेल्थ ऑफ द नेशन में कुछ ऐसी प्रणालियों की बात करते हैं जिससे किसी देश की इकोनॉमी चल पाएगी। इसी कारण इन व्यक्ति को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। साथियों, एक और बात है, वेल्थ ऑफ द नेशन में ये भाई साहब इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथों की बात करते हैं। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि सर व्हाट इज मीन बाय इनविजिबल हैंड। तो एडम स्मिथ कहते हैं अगर हमें किसी देश का विकास करना है तो देश का विकास करने से पहले आप समाज के हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक बात डाल दो कि तुझे अमीर बनना है। जब हर व्यक्ति अमीर बनने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगा, तो प्रति व्यक्ति जब मेहनत करेगा तो अपने आप देश का भला हो जाएगा। जब हर व्यक्ति उत्पादन करने में खुद को कंपटीशन देगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, तो इनकी प्रतिस्पर्धा से देश का कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। और वास्तव में व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर काम करके देश के योगदान को बढ़ावा देना ही इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथों की संकल्पना मानी जाएगी। योगदान अच्छा है। इसके बाद में आपको एक और व्यक्ति देखने मिलेंगे, उनका नाम है पॉल सैमुअलसन। इन्हें हम कह रहे हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक दुनिया में पॉल सैमुअलसन माने जा रहे हैं। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और साथियों इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अच्छा सिद्धांत है। इनके द्वारा मांग आपूर्ति के नियम के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया जा रहा है। बाजू में आपको देखने मिल रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल साहब, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट आपको देखने मिल रहे हैं। और इनके नीचे लिखा हुआ है इन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी माना जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। फिर नीचे आपको देखने मिलेंगे जॉर्ज मेनॉल्डकिंस, इन्हें हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी मानते हैं। अब सर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, चर्चा करने वाले अगली स्लाइड में। लेकिन पॉइंट समझना, जॉर्ज मेनॉल्डकिंस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसे नियम को दिया जिसको लगभग हर देश में अपनाया जाता है, और उस नियम को हम कहते हैं किन्सियन इकोनॉमिक्स या किन्स का अर्थशास्त्र। बड़े फेमस हो गए। वास्तव में जब कोई देश मंदी में जाता है, जैसे कोविड टाइम के बाद में हमारे उत्पादन स्तर नकारात्मक हो गए, उत्पादन ठप हो गया, तब उस ठप इकोनॉमी को कैसे बचाना है, इसी अर्थशास्त्र को जन्म दिया किन्सियन साहब ने। किन्सियन इकोनॉमिक्स जिसे कहा जा रहा है। अगले व्यक्ति आपको देखने मिल रहे हैं जो ब्रिटिश काल में भारत के अंदर नव प्रणेता बन रहे हैं भारत के लिए। इसी कारण इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन इंडिया, भारत में आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जा रहे हैं महादेव गोविंद जी रानाडे साहब। वास्तव में ये एक प्रकार के न्यायशास्त्री थे, समाज सुधारक थे। इन्होंने कहा अगर हमको भारत का विकास करना है तो ओल्ड स्कूल यानी परंपरागत कृषि पर ना जोर देते हुए हमें उद्योग की स्थापना करवानी पड़ेगी। उद्योग रोजगार देगा, उद्योग उत्पादन कराएगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुटीर सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसलिए भारत में इनको भी सम्मान दिया जा रहा है। साथियों, ये सारे लोग तो अब मॉडर्न एज के अंदर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में एक ऐसे व्यक्तित्व हुए आचार्य चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्होंने आज से 2300 वर्ष पहले अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिख दिया, जिसमें उस समय के राजनीतिक सिद्धांत, उस समय के आर्थिक सिद्धांतों का वर्णन आपको अर्थशास्त्र में देखने मिलता है। कोशो मूलो दंड, राजा जी की फौज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राजा जी खजाना, यानी राजा को राजस्व की वसूली पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे शानदार सिद्धांत आपको इनकी पुस्तक में देखने मिल रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य की भूमिका को हमको नहीं भूलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक आपके एग्जाम के लिए जानते रहना है, समझते रहना है, तो करंट अफेयर्स अपडेटेड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ प्ले स्टोर पे जाके देवाशीष क्लासेस नाम से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको आपके एग्जाम के लिए आपके लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। 40% तक के डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे सब्सक्रिप्शन करने पर। चलिए आज के दूसरे बड़े प्रश्न की चर्चा करते हैं। सर ये अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? यहां पर आपको दो नाम देखने मिलेंगे। एक तरफ लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और वास्तव में जॉर्ज मेनॉल्डकिंस मैक्रो इकोनॉमी के जनक माने जाते हैं। जबकि आपको दूसरी तरफ देखने मिल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जल्दी से कमेंट सेशन में आंसर दीजिए भैया, कौन माने जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक? कमेंट सेशन में मैं जरूर आपके आंसर्स को पढ़ूंगा। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर मैं भारत को थोड़ा जूम आउट करके देखूं,
भारत में कितनी गरीबी चल रही है, भारत में कितनी बेरोजगारी चल रही है। यानी संपूर्ण भारत के स्तर पर मैं इस देश का अध्ययन करूं तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपना अध्ययन कर रहा हूं। मैं भारत की जीडीपी की बात करूं कि भारत की जीडीपी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। हमने भैया जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो देश की राष्ट्रीय आय, देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, देश के लेवल की बात करना समष्टि अर्थशास्त्र माना जाएगा, जिसमें अध्ययन करते समय आपको बड़े उत्पादन क्षेत्र, बड़े उपभोग क्षेत्र की चर्चा करनी होगी। तो भारत में अगर जीडीपी जीएनपी का अध्ययन किया जा रहा है, मतलब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अब भारत के अंदर जूम इन करते हैं। हम भारत में किसी राज्य के अंदर, किसी परिवार के अंदर आते हैं। अब परिवार के अंदर गुल्लक की बात करते हैं कि ये परिवार के अंदर एक पिताजी कितना पैसा कमाते हैं, खर्चा कितने लोगों पर किया जा रहा है, क्या बड़ा बेटा इस खर्चे के अंदर, बचत के अंदर सहयोग दे पा रहा है, यानी इस परिवार के अंदर कितनी बचत की जा रही है, कितनी आय व्यय की जा रही है, इसका अध्ययन करना वास्तव में व्यष्टि शास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स मानी जाएगी। और बात करते हैं, भारत के अंदर कई सारी कंपनियां होती हैं। मान के चलो कोई कंपनी है जो ये मार्कर बनाने का काम कर रही है। अब ये मार्कर बनाने वाली कंपनी कैसे अपने रिसोर्स को मैनेज करेगी, वो कितनी लागत लगाएगी, इस पेन की कितनी कीमत डिसाइड करेगी, तो इस कीमत सिद्धांत को जहां समझा जाएगा वास्तव में वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। तो एक छोटे स्तर पर फर्मों का, परिवारों का अध्ययन करना दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल पर किसी देश की रोजगार बेरोजगारी की चर्चा करना दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के बीच में, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के बीच में अंतर समझ में आया होगा। इकोनॉमी के अलावा कई सारे सेशन को जानने के लिए आपको देवाशीष क्लासेस नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। करंट अफेयर्स अपडेटेड के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। रोज आपको सेशंस मिलेंगे, रोज हम बेसिक टू एडवांस इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर कई सारे ऑफर्स देखने मिलेंगे आपको। एक कॉम्बो ऑफर भी अब चलाया जा रहा है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के सेशन, स्टैटिक जीके के लेक्चर्स और एमसीक्यू सॉल्व करने के कई सारे टेस्ट सीरीज वाले मामले भी आपको एप्लीकेशन पर देखने मिल रहे हैं। तो कहीं नहीं जाना है, सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।